तो हम पहले कंट्री में थे जिन्होंने 10 ड्रोन इकट्ठे उड़ाए थे कि हम डिफेंस के लिए ड्रोन बनाएंगे। बट जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, वी लॉस्ट मनी एंड एवरीथिंग, तो हमने एक ही बार ड्रोन उड़ाया और उसमें सारे 5 डिफरेंट रिकॉर्ड हमने बनाए। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द IMT पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका नाम साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इंस्पिरेशन बन चुका है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली एज वेल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सरिता अहलावत जी की, जो बोट लैब डायनेमिक्स की MD और को फाउंडर हैं, साथ ही IIT दिल्ली में लिविंग साइंस ग्रुप की हेड भी। इन्होंने भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट अनमैन्ड एरियल सिस्टम को एक नई दिशा दी है, वो भी पूरी तरह से रिसर्च ड्रिवन अप्रोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये खास पॉडकास्ट और सुनते हैं डॉक्टर सरिता अहलावत जी को, उनकी जर्नी, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ और उनका वो विज़न जिसकी वजह से आने वाला समय रोशन होने वाला है। Dr. Sarita, having you here today is truly special for us, and welcome to the IMT podcast. Thank you so much, Ruby, for having me here. Very most welcome to the IMT podcast. मैम, हम आपकी जर्नी IIT दिल्ली से बॉट लैब डायनेमिक्स तक कैसे शुरू हुई, और क्या बचपन से ही आपको लाइक साइंस और इनोवेशन में इंटरेस्ट था या पैशन टाइम के साथ डेवलप हो गया? So I'll start how we came to the idea of Bot Lab. I did my PhD postdoc in US, and after coming back to India, so I always wanted to build a technology for Indian use cases. And the reason that I wanted to build technology, especially hardware, was that when I was doing PhD or even BSc in Delhi University, so what I realized, a lot of the instruments that you use, and unfortunately the story is still true. So any instrument that you use in labs and a lot of the expensive microscopes that you use, that technology is still made outside of India. And because of that, the use case is kind of limited because the technology is expensive when you're importing. And so the question I had in BSc was that why can't we build this in India? And when I came and met my co-founder Tanmay Bunkar, who was just finishing his BTech at IIT Delhi, he had another question. So I was kind of coming from the science point of view कि हम खुद का क्यों नहीं बना रहे हैं. He was more concerned कि हम defense का क्यों नहीं बना रहे हैं. And the situation is even much worse when it comes to defense. Still, our dependency on defense equipment, weapons is more than 80-90% on other countries, and that bothered him. And when we discussed quite a bit, and we were thinking situation is a lot more serious than I was thinking. It's just education and building technology. So we thought, why don't and he was already building drones during his first year at IIT, and he was already successfully flying the drone. And then we thought it's quite natural we start with the drone, because drone was a new technology and it is a where we can make a difference. And we were not really thinking कि हम कुछ वर्ल्ड स्टेज पे डिफरेंट करेंगे. हमें लगा हमें कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है कि डिफेंस हमारे ड्रोन यूज़ करे. एंड उस आइडिया से हमने बॉट लैब स्टार्ट किया 2016 में. एंड तो शुरू में हम लोग बड़े ड्रोन बना रहे थे जो 20 किलो पेलोड उठा लेंगे या फिर बहुत दूर चले जाएंगे. एंड देन वी रियलाइज 2018 में कि यार स्टार्टअप ऐसे नहीं चल सकता. स्टार्टअप में कुछ एक अलग USP, आपका सेलिंग पॉइंट होना पड़ेगा जो यूनिक है. एंड तो हमने सोचा कि हम क्या अलग कर सकते हैं. देन हमने 18 में हमें आइडिया कि व्हाट इफ़ वी कनेक्ट द ड्रोन्स, एंड नाउ व्हाट इफ़ यू कनेक्ट 3 ड्रोन्स 10 ड्रोन्स. सो हम पहले कंट्री में थे जिन्होंने 10 ड्रोन इकट्ठे उड़ाए थे, एंड ऑल ऑटोनमस, एंड दे वर एबल टू डू फ्यू टास्क. एंड देन विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट वी शोड इट टू इंडियन आर्मी, एंड दे गॉट सुपर इम्प्रेस्ड कि एक छोटा सा टीम है. हमने मानेकशॉ भवन में 10 ड्रोन एक कंप्यूटर के थ्रू उड़ा के दिखाए. एंड तब डिफेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन थी, तो उन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया. एंड दैट टुक अस टू पोखरन.
तो आप जा रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंट हो के कि हमें अवार्ड मिला है, ये मिला है, बट पोखरन में अच्छी बेइज्जती हो गई हमारी। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे 10 ड्रोन बहुत अच्छे आईआईटी दिल्ली में उड़ रहे थे और हमने कुछ 25-30 बार उड़ाए थे नॉन स्टॉप, बार 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 बार। एंड जब वो पोखरन में पहुंचे हैं, हम लोग अप्रैल एंड में थे, वहाँ की भीषण गर्मी कि यू टॉकिंग अबाउट 50 डिग्रीज, और इतना हाई विंड है, डस्ट है, एंड हमारे ड्रोन 10 उड़ रहे हैं, उसमें से 3 ही आगे जा रहे हैं, बाकी बैठ जा रहे हैं, कोई बीच में गिर जा रहा है। एंड वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो चिल्ला रहे थे, ओए तुम्हारे आईआईटी के ड्रोन उड़ने तो एंड हम लोग वहाँ पे कुछ एक हफ्ता रहे, एंड सो इवेंचुअली वी वर एबल टू फ्लाई मे बी जस्ट 7, एंड हमें 5 किलोमीटर जाना था, वापस आना था 10 के 10 ड्रोन्स को, बट नहीं हुआ। एंड हम वापस आए वेरी डिजेक्टेड, एंड वी वर वरीड कि हुआ क्या, हमने इतना बनाया क्यों नहीं चला। द रियलाइजेशन वॉज इट वॉज बिकॉज हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, ड्रोन असेंबल कर रहे थे, जो मोस्टली अगर आप इंडिया का प्रॉब्लम देखो, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लोग बोलते हैं, लॉट ऑफ टाइम सेल फोन, टीवी आर नॉट मेड इन इंडिया, दे आर असेंबल्ड इन इंडिया, एंड दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट वी वर डूइंग एट दैट टाइम। हम ड्रोन असेंबल कर रहे थे कि कहीं से फ्लाइट कंट्रोलर लिया जो स्विट्ज़रलैंड में बना है, मोटर कंट्रोलर लिया जो चाइना में बना है, and then we had taken parts from different parts of the world and put it together, हमने अपना एल्गोरिदम लगाया, डिज़ाइन लगाया, एंड तो ये हॉबी ग्रेड पहली बात तो कंपोनेंट्स थे, एंड देन so we realized, and in fact we connected with the company that makes the flight controller to help us कि हुआ क्या, and we realized अगर आप component ला के करोगे, why would they tell you first of all कि वो उनका IP है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, दे विल नॉट टेल यू। बट आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया, ड्रोन्स ने वहाँ पे नहीं किया प्रॉपर वर्क देन? तो हमने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट हम लोग 3 रात सोए भी नहीं थे, लिटरली 1 घंटा भी हम लोग नहीं सोए थे, एंड वी वर ट्राइंग टू फिक्स इट, एंड देन वी शोड वॉट एवर वी कुड, एंड इट वॉज वेरी हम्बलिंग एंड एम्बैरसिंग मोमेंट फॉर अस। दोबारा मौका मिला आपको? नहीं, वी वर थ्रोन आउट ऑफ पोखरन। And then when we came back, the whole team was about 10 people, and then we were very depressed, and then we thought ki what went wrong, and we realized these components we are buying from other countries, उनका reliability, और वो पहली बात है कि स्विट्ज़रलैंड में ऐसे टेम्परेचर कभी होते ही नहीं है, तो वो फ्लाइट कंट्रोलर ऑफ कोर्स इज़ नॉट मेंट फॉर पोखरन। तो हमें लगा अगर हमें ड्रोन में कुछ करना है, एंड आई वॉज हियरिंग कि आपके इंक्यूबेशन में भी काफ़ी ड्रोन कंपनीज हैं, एंड सो इफ़ वी आर ओनली गोइंग टू असेंबल, तो आप एक ही लेवल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको बहुत आगे जाना है, कुछ अलग करना है, कंट्रोल करना है, तो आपको खुद इनोवेशन करना पड़ेगा। तो मई 2019 में, आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ क्राइंग एंड कंप्लेनिंग, वी स्टॉप्ड एवरीथिंग, एंड हमने बोला कि हम ये नहीं करेंगे, हम अभी सब कुछ खुद बनाएंगे, और हम खुद का फ्लाइट कंट्रोलर बनाएंगे, which is the brain controlling the drone. And interestingly हमें पता नहीं था कि फ्लाइट कंट्रोलर बनाते कैसे, हमें we knew how to make algorithms and put the drone together, but इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, बट we thought कि अगर हम ड्रोन करेंगे तो खुद के इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे, तो we started building फ्लाइट कंट्रोलर, और हमें लगा हम IIT से हैं, हमारा टीम 6 महीने में कर लेंगे, and it took us 2 years. And but fortunately I say, but not lightly, that COVID happened. तो कोविड की वजह से हमें वो एक ब्रेक मिल गया कि पूरा आईआईटी खाली था, हम सब जगह टेस्टिंग कर सकते थे, हमें एक्सेस था वर्कशॉप के लिए, सारे जो रिसोर्सेज थे आईआईटी के, इवन जो प्रोफेसर्स, एंड वी कुड जस्ट टॉक टू देम एंड गेट दी हेल्प। एंड उस 2 साल में हमने फ्लाइट कंट्रोलर, मोटर, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं मिनिचराइज करके खुद बना लिए, एंड 2021 में हम लोग 49 ड्रोन्स इकट्ठे उड़ा रहे थे। एंड उस टाइम पे हमने ऐसे ही सोचा कि हम ना, ऐसे होता है कि जैसे आपके इंक्यूबेशन में भी होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि आप स्टार्टअप को सिर्फ 2 साल रहने दोगे, 3 साल रहने दोगे, तब हमारे 3 साल हो गए थे आईआईटी में। तो आईआईटी वांटेड टू थ्रो अस आउट कि अभी आप कुछ पैसा नहीं बना रहे हो, बस क्या करते रहते हो, तुम्हारा कुछ पोखरन में भी फेल हो गए, आप जाओ। तो हमने सोचा आईआईटी को इम्प्रेस करने के लिए हम एक शो दिखाते हैं, तो पर्पस वाज जस्ट दैट ओनली, टू स्टे इन आईआईटी, सो दैट आईआईटी कैन अलाउ अस टू स्टे वन, थोड़ा टाइम और हमें मिल जाए वहाँ पर,
कि हम Right. कुछ बिजनेस मॉडल ढूंढ लें। नहीं तो सब एग्जाम्पल देते हैं ना कि लुक एट फ्लिपकार्ट एंड ये सब पैसा बना रहे हैं, स्टार्टअप में आप क्या कर रहे हो और तुमको 3 साल हो गए हैं। सो वी वर सीन एज द ब्लैक शीप कि कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। तो हमने जस्ट टू इम्प्रेस देम हमने 49 ड्रोन्स उड़ाए। एंड उसमें तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बुला रहे, मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, मैं उनको भी बुलाता हूँ। और कोविड टाइम था तो उतने लोग थे नहीं, तो बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे और उसमें से काफ़ी सारे IAS ऑफिसर जो हमारे आर्मी एयरफोर्स के फ्रेंड्स थे उनको हमने बुलाया। तो कुछ अबाउट 100 लोग इकट्ठे हो गए। एंड देन उन्होंने देखा 49 ड्रोन्स, हमने डिज़ाइन बनाया था, दे सॉ इट। एंड इनक्रेडिबल क्या था कि हर हमें नहीं लगा था वो इतना इम्प्रेसिव है। हम तो सिर्फ वहाँ रहने के लिए सॉर्ट ऑफ कर रहे थे। एंड सब लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि इंडिया में पहली बार इतने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, सोम में उड़ रहे हैं। एंड तो हमारे जो एक वेल विशर थे उन्होंने रेकमेंड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि इनको कुछ करना चाहिए। तो जस्ट फ्यू डेज में हमें वी गेट अ कॉल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरीज ऑफिस एंड दे वांटेड अस टू फ्लाई 1000 ड्रोन। तो आप सोचो कि 49 से 1000 और 49 में अभी हमें IIT निकाल रही है, पैसे भी नहीं बचे हैं। जो मेरे खुद के सारे पैसे चले गए, तन्मय के, अनुज के, हमारे पर्सनल पैसे सारे, हम लाइक लिटरली वी वर बैंकरप्ट। इतना कि एक CCD में आप कॉफ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते हो और वो बोल रहे हैं कि 1000 ड्रोन बनाओ। तो मैंने बोला कि सर 1000 ड्रोन बना सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोग ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे चाहिए, हम हेल्प करेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमें हेल्प किया, पर उन्होंने बोला कि एंड में हमें चाहिए कि आप 1000 ड्रोन राष्ट्रपति भवन से उड़ा के दिखाओ बीटिंग रिट्रीट में। सो वी टुक दैट एंड देन क्विकली हमने टीम बनाई और हम 1000 ड्रोन उड़ा दिए। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्ट वेयर वी केम, कि डिफेंस से हम एंटरटेनमेंट में आ गए। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की तरफ जाएं, आप एक साइंटिस्ट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी, ये दोनों बड़े डिमांडिंग रोल हैं लाइफ के। सो कैसे बैलेंस करती हैं आप? See, and by entrepreneur by definition means you're workaholic, and you have to be. And scientist also by definition means you're workaholic, you're into your job. So I think first I'm scientist, then an entrepreneur. So being scientist, it trains you. Staying on a problem for a long time, thinking about it, looking for a solution. And that helped us to become entrepreneurs, staying focused on the problem, and that helped us to stay very. So it was not big trouble for me to transition or even balance it, like intuitively comes. You get trained for that, and it is in many ways it has helped us that we have stayed more focused on technology than application. साइंस और स्टार्टअप्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, और आपके लिए इनोवेशन का क्या मीनिंग है? मीन्स आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट या यंग इनोवेटर को आइडिया से प्रोडक्ट तक की जो जर्नी है वो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कैसे अप्रोच करनी चाहिए? So see, it's a very difficult journey. So first and foremost, you have to accept that failure is part of your journey. So if you start with an idea and you want to go to a product, so you have to be willing to just fail many, many times. And that resilience is one thing that you need. And also I always say this, do not be married to that idea that you had of a product. Because you started an idea, it made sense at that time, maybe it will evolve, maybe it will pivot. I mean, our own example, we were very hell-bent कि हम डिफेंस के लिए ड्रोन बनाएंगे, बट जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, वी लॉस्ट मनी एंड एवरीथिंग, तो वी थॉट कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मेक सेंस कि सेम ही टेक्नोलॉजी को आप ड्रोन लाइट शो भी बना सकते हो, सेम ही टेक्नोलॉजी को आप डिफेंस में भी ले जा सकते हो। तो पिवट होने की क्षमता और ज़िद ना होना बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं कि आपको वो आना चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल हैं। एंड but once you are focused and staying on the problem, sooner or later it works out. So I think that belief that it will work out will help you. Now साइंस रिसर्च को अगर हम यूथ से कनेक्ट करें अकॉर्डिंग टू लाइक कि आज की जो जनरेशन है, वहाँ IIT दिल्ली के लिविंग साइंस ग्रुप में आपका काम यूथ के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है।
आपका विजन क्या है स्टूडेंट्स के लिए आगे, एंड आज के यंग माइंड्स को साइंस और रिसर्च की तरफ कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, बिकॉज दीज ऑल आर जेंजी, सो और क्या उन्हें एकेडमिक्स के साथ साथ इनोवेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी एक्टिवली एक्सप्लोर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? See, one thing is, one, of course, there's Gen Z, and they are very privileged. So but also it brings them lot of opportunities, a lot of confidence. So what I see in Gen Z is that they're not scared of speaking up. They speak their mind. They know who they are. So that's a good thing that anybody needs to be successful in life. Yes, it brings distraction when you have lot of resources at your disposal that कि science करें कि other sources करें, and some jobs give you settle, I mean you get settled much faster. अगर आपने MBA कर लिया या psychology कर लिया, you can get a job immediately. And then but I also feel, and I have a lot of confidence in Gen Zs, is that many of them do think long term. And you are right, if we can guide them for real life problems, for example pollution है, water का है, या even population है, all of these problems, if you can inspire them to think about it, and of course science and technology is the solution towards that. And I think if you show a bigger picture that how big the problem is, I feel it's very, and in fact you're seeing that already happening. If you see, India is one of the leader in the world when it comes to startups. The number of startups that are coming from India is much more, and it is pretty much in the top 3. We are competing pretty much next to China when it comes to number. In fact, number of unicorns that are coming from India are equivalent to the any developed nation. So I think these are all good trajectories, but of course our population is more, so we should inspire more and more youngsters to look at, and because it's not just that you're solving a problem, but also you can become rich with this, like financially speaking, and become much more rich than you can even ever imagine. Because if you go into this world of entrepreneurship and you look at example of Nvidia, Tesla, all the billionaires are coming from technology. Facebook, Microsoft, Google, all of these are examples of startups becoming big. And I think that's the vision we have to show it to our youngs, that you could be the Mark Zuckerberg and you can be the Elon Musk. And you can be the world platform changer, not just for India. Definitely. And now it's time to like कि हम कुछ वुमेंस को लेके भी एक सवाल मेरे पास है जो शायद सभी के मन में होता है. आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, साइंटिस्ट भी हैं साथ ही साथ, और फाउंडर भी हैं. आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं जो स्टेम या स्टार्टअप वर्ल्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाह रही हैं या उसके बारे में सोचती हैं? तो पहली बात तो आपको ना बेसिक्स में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू गेट trained in engineering or math or physics. You have to have that education in basics for you to, and unfortunately STEMs में अगर आप देखो, even IIT Delhi में और IITs across, number of girls enrolling for engineering courses is less than 20%. Number of faculty is less than 20%. So that is something as a society we need to worry about that number. और यही पार्ट एक डिमांडिंग है इस एरा के लिए. You have to have that education, basic education, Definitely. basics. And if you look at IIT directors, so far no women has been there because वो source pool में है ही नहीं women उतना number में, proportion में. So one thing is that we need to encourage more and more women or girls to get education in STEM, and then only of course you can see that will make a difference. STEM or even like entrepreneurship, business, तो उसके लिए भी मैथ तो चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए. तो आई थिंक द फोकस हैज़ टू बी ऑन एजुकेशन एंड पुशिंग women that it's, I don't think the education in STEM is harder for girls more than boys. I think it's equal. I think that mindset has to just change. Okay. अब ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बारे में अगर हम बात करें, बॉट लैब डायनामिक्स ने ड्रोन टेक के फील्ड में काफ़ी ब्रेक थ्रूज अचीव किए हैं. जब आपने ये जर्नी शुरू की थी तो आपका मेन विजन क्या था और
क्या आप सिंपल वर्ड्स में बता सकती हैं कि यूएवीज और स्वम टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे ये काम करती है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ? So maybe I'll start first, like what is a drone and how does it work. So the drone is actually a very simple vehicle or a medium जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो ड्रोन बहुत ही आसान है बनाना. इनफैक्ट a ninth grader can make a drone, assemble a drone, and lot of kids are making drone, and I think that's why it fascinates. Is it possible? Yeah. Lot of, in fact I have kids in 6th grade come to me. तो हमारे पास एक बार ये इंटर्न था बच्चा, वो 10th ग्रेड में था एंड बहुत अच्छा करके गया है. तो लॉट ऑफ किड्स कैन असेंबल अ ड्रोन. असेंबली इज नॉट अ हार्ड. तो इफ़ यू लुक एट द पार्ट्स ऑफ द ड्रोन, आपको एक फ्रेम चाहिए जिसके ऊपर आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है. तो कार्बन फाइबर के फ्रेम्स मिलते हैं. आपको मोटर्स लगाने हैं. उसके मोटर को चलाने के लिए एक मोटर कंट्रोलर लगाना है विच इज़ अ वेरी स्मॉल पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है. एंड देन आपको एक उसका जो मदर बोर्ड होता है, फ्लाइट कंट्रोलर लगाना है जो कि सब सेंसर से इकट्ठा इंफॉर्मेशन ले रहा है. और आपको एक जीपीएस चाहिए ताकि आपका ये ड्रोन 3D में कहाँ है इट कैन टेल. तो यू नाउ आपका एक बेसिक ड्रोन रेडी है. तो इसीलिए बहुत ही आसान है ड्रोन को बनाना. डिफ़िकल्टी तब आती है जब उस पर आप एप्लीकेशन लगाना शुरू कर देते. तो ड्रोन तो बन गया, अब उसका करेंगे क्या. अब फॉर फन बच्चे उड़ा लेते हैं, उसमें कैमरा लगा लिया, वीडियो बना लिया, वो सब बहुत बेसिक है. पर अभी अगर आपको ड्रोन को भेजना है लेट से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और उसकी एक है कि 50 किलोमीटर आके कब को टारगेट करे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि यू हैव टू हैव कंप्यूटर विजन, यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन. अगर वो कमांड बेस हो, कमांड बेस स्पेसिफिक आपको उससे कोई काम कराना है, रियल टाइम में कराना है कि इट्स टॉकिंग टू यू इन रियल टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल आज हम अभी यहीं बैठे हैं और आईआईटी दिल्ली हमने ड्रोन भेज दिया. इट शुड बी लिसनिंग टू अस, एंड दैट इज़ व्हेन यू नीड द स्किल्स, यू नीड द इंजीनियरिंग. एंड जो स्वॉर्म का मतलब ये है कि अभी एक बेसिक ड्रोन हो गया, और अब ये ड्रोन रियल टाइम में अगर बाकी ड्रोन से बात कर रहा है तो मिनिमम मान लीजिए वो 2 और ड्रोन से बात कर रहा है, तो स्वॉर्म हो गया वो कि रियल टाइम में वो बात कर रहे हैं और तीनों मिलके कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि हम तीनों उधर जाएंगे. You can call it multiple communication in other Yes, way. yes. Inter and intra communication is happening between the base station and also among the drones. So if that happens, it's called swarm. So you can have a swarm of 3 drones, you can have a swarm of 10 drones, 50 drones, as much as you like. तो minimum आपको 3 चाहिए. एंड उसमें भी क्या होता है कि यू कैन हैव अ मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन की कोई एक लीडर बन जाएगा, बाकी लोग उसकी सुनेंगे. एंड जो हमने स्वॉर्म बनाया था पोखरन में, उसमें ऐसे था कि मास्टर कैन चेंज. तो मान लीजिए मास्टर गिर गया फॉर वट एवर रीज़न, तो कंसेंसस से बाकी में से कोई और मास्टर बन सकता है एंड कैन टेक अ डिसीजन. तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए ड्रोन्स आर प्लेइंग वेरी बिग रोल्स. वेदर यू लुकिंग एट कमर्शियल एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन, और इवन लुकिंग एट वॉर्स. बिकॉज आप यूक्रेन में देख लो, एक छोटे से कमरे में बैठ के वो लोग ड्रोन बना दे रहे हैं, और रशिया के ह्यूमन बिना फिजिकल मूवमेंट के भी एक्चुअल में अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है वाया ड्रोन. एंड दे आर रिमोटली ऑपरेटेड. तो गुड थिंग अबाउट ड्रोन्स इज यू डो नॉट नीड टू सैक्रिफाइस ए ह्यूमन लाइफ फॉर दैट. तो इट इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि आप पहले ड्रोन भेज के देख लो कि जाना भी है कि नहीं जाना है, जाना है भी है या नहीं, या कौन आ रहा है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अब जो आने वाला है. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2022 के दौरान राष्ट्रपति भवन के ऊपर 1000 ड्रोन से जो लाइट शो हुआ, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था ऑब्वियसली, और जिसने न सिर्फ सबको मेस्मराइज किया था बल्कि इंडिया को दुनिया का 4th कंट्री बनाया जो इतना लार्ज स्केल ड्रोन शो को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाया. आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस था मैम? इट वॉज एक्चुअली चैलेंजिंग बिकॉज उस टाइम तक हमने कभी इतने सारे ड्रोन ना देखे थे ना बनाए थे. हमारा कैपेसिटी सिर्फ 49 ड्रोन्स का भी थे, वो छोटे छोटे ड्रोन्स जो हमने बनाए थे. एंड स्केलिंग अप सो फास्ट. एंड दूसरा ये था कि तब कोविड टाइम चल रहा था, कंपोनेंट मिल नहीं रहे थे, तो हमें कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ रहा था कि ये कंपोनेंट नहीं मिल रहा तो दूसरे लगा दो, ये नहीं मिल रहा तो तीसरा लगा दो. तो इतना, ऊपर से फिर ठंड भी बहुत. बीटिंग रिट्रीट दिसंबर के बाद जनवरी में है, एंड हम दिसंबर और जनवरी में पूरा टेस्ट कर रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, आईआईटी में टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे. तो ये थोड़ा बट एक्साइटिंग ऐसे था कि यार
एक नेशनल डे पे हम लोग ड्रोन उड़ा पाएंगे। तो उस होप में पूरी टीम लगी रही, और तब हमारा टीम कुछ 40 लोगों का था, एंड आई थिंक यंगेस्ट इन द टीम वी हैड वाज 19 year old। एंड उसमें पर वंस वी स्टार्टेड, तो फर्स्ट चैलेंज तो ऐसे आया कि 40 से आप 100 में कम्युनिकेशन कर रहे हो, फिर 100 से आप 500 में कर रहे हो, फिर 1000 में कर रहे हो। बट बिकॉज द टीम वॉज वेरी मोटिवेटेड कि ये टाइम बाउंड मैनर में करना है, एंड वी कुड डू इट। कितना समय मिला था आपको? लेस देन 6 months। ओके। एंड इट वॉज लाइक अ सीक्रेट प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू डू। इसके अलावा भी आपने हाल फिलहाल में आई थिंक 2024 में अमरावती में भी आपका आई थिंक 5500 ड्रोन्स के साथ में एक शो हुआ जिसमें आपको 5 गिनीज रिकॉर्ड्स भी मिले हुए Correct, हैं। correct. व्हाट्स अबाउट दैट? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रोच्ड अस कि कैन यू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 5000+ ड्रोन्स। तो हमने उनको बोला हाँ, हम 5500 से कर देते हैं। सो वी wanted to make this, and then quickly, and for this we only got 2-3 months, for less than 3 months। तो हमने सारा अपना रिसोर्सेज इकट्ठे किए, एंड देन एल्गोरिदम्स पे काम किया, डिज़ाइंस पे काम किया, एंड देन जब फाइनल शो होना था उसके, बिकॉज लोकेशन चेंज हो रही थी बार बार, तो लिटरली हमें 3 दिन मिले कि आपको 3 दिन में ही वहाँ पहुँचना है और शो कर देना है। एंड यूजली शो के लिए क्या होता है कि हम लोग वहाँ जाते हैं, एक जगह देखते हैं, एंड एक सेटअप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो यूजुअली थोड़ा टाइम चाहिए होता है, स्पेशली आप 5000 ड्रोन उड़ा रहे हो। पर हमें 3 ही दिन मिले और टीम लगी रही, एंड फाइनली इवन गिनीज़ के जो लोग भी आए थे, दे वर वेरी सरप्राइज कि आप इतने फास्ट एक ही बार में हमने रिकॉर्ड बनाया। कई बार उन्होंने हमें 3 अटेम्प्ट दिए थे कि आप 3 बार ट्राई कर सकते हो एक रिकॉर्ड के लिए। तो हमने एक ही फ्लाइट में 5 रिकॉर्ड बनाए थे। तो जैसे रिकॉर्ड था बिगेस्ट लोगो, बिगेस्ट 3D फिगर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रोन्स, ऑल ऑफ दैट। तो हमने एक ही बार ड्रोन उड़ाया और उसमें सारे 5 डिफरेंट रिकॉर्ड हमने बनाए, और हमारा 15 मिनट का शो था वो। तो इट वॉज रियली इनक्रेडिबल। बट मैम, ये जो आप ड्रोन्स के थ्रू स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या कोई भी इमेज फॉर्म करते हैं, मतलब कैसे ये कहीं सामने से आपको बताया जाता है कि हमें ये पर्टिकुलर फिगर चाहिए, या आप खुद डिसाइड करते हैं? नो नो, एक्चुअली डिज़ाइन का जो आइडिया आता है, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू वांट टू मेक। तो यूजुअली फ्रॉम द क्लाइंट, और इन दिस केस फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। So usually these shows, people want to display a message, tell a story. So we take a feedback, then we help them to create, because आपको तो सिर्फ आइडियाज़ हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि हमें IMT के लिए कुछ करना है, so you can say कि I want to celebrate an anniversary for IMT, it has been 30 years, we want to celebrate that, so now we can guide you कि हम स्काई में IMT लिख सकते हैं, हम आपके फाउंडर का फेस बना सकते हैं, हम 30 years लिख सकते हैं, हम कैंपस का 3D बना सकते हैं। सो वी गिव आइडियाज़, वी स्टोरी बोर्ड करते हैं। हमारे टीम में अभी इंजीनियर्स के अलावा आर्टिस्ट भी हैं, तो आर्टिस्ट लोग बात करते हैं और उसको फिर 3D एनिमेशन क्रिएट करते हैं, और आपको दिखाएंगे कि रूबी ऐसा दिखेगा, आपको ठीक लग रहा है, एंड आप जैसे ही हाँ बोल देते हैं तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स, एंड वी गेट द ड्रोन्स रेडी टू डू दैट शो। एंड एक बड़ा बहुत ही यूनिक एक आपका ड्रोन शो हुआ था। आपने मुंबई में जो स्काई में QR कोड बनाया था ड्रोन से, क्या कॉन्सेप्ट था उसके, प्रोसेस की क्या स्टोरी है मैम? यार वो पता है, एक मतलब कैसे, सिर्फ वाई QR कोड? तो एक तो बहुत डिफिकल्ट था वो, इनफैक्ट QR कोड बनाना सबसे डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको स्कैनेबल बनाना है। ओह, वो QR कोड ऐसे डिज़ाइन नहीं है, आप उसको स्कैन करो वो चलेगा। तो एक MPL करके कंपनी हमारे पास आई, इसे गेमिंग कंपनी। ओके। उन्होंने बोला कि हमें एक नया अपना वीडियो गेम लॉन्च करना है बॉम्बे में, तो आप आफ्टर द स्टोरी, अब एक जो लास्ट फॉर्मेशन, तो जब भी हम शो करते हैं उसमें कम से कम 10 से 12 ऐसे डिज़ाइन रहते हैं। एंड देन उसने बोला कि एंड में आप हमें एक QR कोड बना दो, ताकि जो लोग आए हैं और जो इनफैक्ट ऑनलाइन भी देख रहे हैं, दे स्कैन आवर QR कोड एंड गो टू आवर वेबसाइट। तो उसमें जब आप QR कोड बना रहे हैं तो उसमें हर ड्रोन वहीं पे ही रहना चाहिए, नहीं तो स्कैन नहीं होगा। एंड ये हमने अबाउट अ मंथ हमने प्रैक्टिस किया IIT दिल्ली में, कि सारे ड्रोन्स का कॉन्फ़िगरेशन उनको 1 मीटर से भी पास लाना। तो द आइडिया वाज फ्रॉम MPL, एंड
we implemented, and so it's a live interaction of drone with the audience. So audience could scan and go to the website. मैम अब थोड़ा सा गोइंग ग्लोबल, हाँ हाँ. आपने अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ड्रोन शोज किए हैं, और ग्लोबली परफॉर्म करने के दौरान आपको क्या मेजर चैलेंजेस और लर्निंग्स मिली? इसके अलावा स्पेशली टेक्निकल या कल्चरल पर्सपेक्टिव से कैसा रहा ये शोज जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे किए? तो इंटरनेशनल में पहले तो कंपटीशन, क्योंकि इंडिया में तो हम अकेले कंपनी है, हमने स्टार्ट किया, वी आर दी वो क्या कहते हैं लीडर एंड फर्स्ट टू डू दिस. तो हमारे लिए इंडिया में बिजनेस करना वो सो इजी कि एवरीबडी इज आस्किंग यू टू डू दिस दैट. बट आप जब इंटरनेशनली देखते, चाहे वो अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, श्रीलंका हो, आप compete कर रहे हैं. और आप किससे compete कर रहे हैं? चाइना, जिनके प्राइजेस आर ऑब्वियसली वेरी लो, एंड फ्रेंच से compete कर रहे हैं, रशियन से कर रहे हैं, अमेरिकन से कर रहे हैं. तो दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन कि यार हम इंटरनेशनल हैं, और सोचने में भी अच्छा लग रहा है कि एक इंडियन प्रोडक्ट है. तो फर्स्ट टाइम जब हमने जिबूटी का शो विन किया था, तो जिबूटी के जो वहाँ पे जनरल थे, हम मेरे से जो बात कर रहे थे, थ्रू इंडियन एम्बेसी वी गॉट कनेक्टेड. So they were talking to French company. So we beat French in not just price but in design also. ओके. So एक इतना satisfaction आया, और बहुत strange लगा कि यार हम एक छोटी सी स्टार्टअप में इतने से रूम में हमने स्टार्ट किया, और इंटरनेशनली हमें बुलाया जा रहा है. तो फ़नी है कि हमने जीत लिया, और फिर हमने बहुत मेहनत लगाई. उन्होंने जो डिज़ाइन बोले लिटरली 50 बार हमने उनको बना के देखी, सर आपको जो चाहिए आप हमें बताओ. एंड वो हमारा वो फर्स्ट शो था, एंड तो हमने पूरी जी जान लगा दी. और फनी है कि हमारी पूरी की पूरी टीम जिबूटी पहुंच गई जस्ट टू अ गुड शो. तो उससे हमने बहुत पैसे नहीं बनाए, बिकॉज हमने सारे ही खर्च दिए टू डू द शो. बट इट रियली क्रिएटेड अ इम्प्रेशन फॉर अस कि इंडियन कंपनी का आई और बहुत अच्छा शो करके गई. उसकी वजह से हमें फिर बाकी दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कॉन्गो में, अंगोला में एंड सिरेलियन में, हमें और बिजनेस मिला, बिकॉज हमने एक अच्छा क्वालिटी का काम किया. और वहाँ पे हमें इवन जिम्बाब्वे इस साल हमें बुलाया गया. तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग नॉट जस्ट प्राइस, अब क्वालिटी से भी कर रहे हो, तो लॉट ऑफ प्लेसेस हम जैसे चाइनीज़ कंपनीज़ को हमने डिफीट किया इन टेंडर्स, where we are competing on price and how fast can Competition also there, as you told us. yeah very much. तो Competition. अफ्रीका में चाइना हैज़ अ ह्यूज प्रेजेंस, मिडिल ईस्ट रशिया हैज़ अ प्रेजेंस. अभी हमने श्रीलंका में लास्ट ईयर 2 शो किए, वहाँ पे चाइना इज़ वेरी बिग, दे हैव अ पोर्ट. सो इट इज़ गुड ऑल्सो कि आपको भी अच्छा लगता है कि आप इंटरनेट, बिकॉज देखो बिना कॉम्पिटिशन यू ऑल्सो डोंट बिकम दैट गुड. So culturally, I would say that Africa, Sri Lanka, Middle East even, they're very accepting of Indians. So Indians have that sort of a good image Right. to carry. आपके विजन है इस फील्ड में कुछ कि ड्रोन शोज फायरवर्क्स को रिप्लेस करें, ये आपका विजन है, और ये आइडिया कैसे आया, और क्या आप इस इनोवेशन को एक सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में भी देखती हैं इन फ्यूचर? Yes, so ड्रोन कंपनी बनाने से पहले हम तीनों, मतलब साइड में भी, हम एयर पोल्यूशन मॉनिटर बना रहे थे. ओके. वी वर इनफैक्ट द फर्स्ट इन IIT दिल्ली. एक छोटा सा हमने मॉनिटर बनाया था, बिकॉज हम जब 3 को फाउंडर्स थे, हम लोग पहले वी बिकेम फ्रेंड्स बाय रनिंग. हम लोग दौड़ते रहते थे. तो तन्मय वॉज मेकिंग द ड्रोन्स एंड आई वॉज डूइंग समथिंग, एंड हमने सोचा यार इतना पोल्यूशन है. अगर आप दिल्ली में नवंबर दिसंबर में देखो, देखिए नंबर कितना है, आप ऑनलाइन देखो वो वहाँ का है. तो हमने ऐसे मज़े मज़े में एक एयर पोल्यूशन मॉनिटर बना दिया, और उसमें हमने रीडिंग्स देखी कि कैंपस में थोड़ा कम होता है, सड़क पे ज़्यादा होता है. बट देन ऑल्सो इट वॉज अ रियलाइजेशन कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है. इट इज़ रियली अफेक्टिंग आवर लाइफ, आवर IQ. बहुत सारे तकलीफ हैं, लोग अर्ली मर भी रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट प्रॉब्लम स्टिल लास्ट. तो एयर पोल्यूशन वॉज वन बिग कंसर्न दैट वी हैड, एंड वाइल वी वर वर्किंग ऑन ड्रोन्स, तो वन इंस्पिरेशन वॉज कि हम एटलीस्ट फायरवर्क्स को रिप्लेस कर देंगे. एंड फायरवर्क्स इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर पीपल.
एंड तो बट अभी हम जब भी शादी में शो करते हैं या फिर कोई भी इवेंट, आईपीएल अभी हमने ओपनिंग सेरेमनी किया था, वर्ल्ड कप हमने किया था, उसमें आफ्टर ड्रोन शो देर इज फायरवर्क्स। तो अभी सेलिब्रेशंस में क्या हो गया, ड्रोन शो एंड फायरवर्क्स कंबाइन हो गए। ओके। एंड उसकी वजह से हमें अभी भी वो रिप्लेस नहीं हो पा रहा पूरी तरह से। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। हमारा आइडिया था कि यार इतना होता है कि सब लोग आके ड्रोन शो देखें एंड दे आर मच मोर फन देन फायरवर्क्स, बट समहाउ नॉट जस्ट इन इंडिया, सब जगह पे ड्रोन शो एंड फायरवर्क्स कंबाइन हो गए। इनफैक्ट अभी तो रशियंस एंड चाइनीज दे आर पुटिंग फायरवर्क्स ऑन द ड्रोन एंड अभी वी आर ऑल्सो फोर्स टू पुट फायरवर्क्स ऑन द ड्रोन। तो ये कुछ हार्मफुल हो सकता है, ड्रोन और फायरवर्क्स एक साथ? सो हार्मफुल तो नहीं, पैरेलली तो नहीं these are होते होंगे kind ना? of pyro like fireworks, कोल्ड पायरो बोलते हैं। सो उनको आप ट्रिगर कर सकते हो, दे आर नॉट दैट, पर इन्वायरमेंटली दे आर नॉट दैट ग्रीन। तो बट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इट्स नॉट अ कंसर्न बिकॉज दे आर फ्लाइंग एट 100 मीटर्स और वो 30 सेकेंड में ही बुझ जाता है। बुझ जाता है, यस, right. बट वो हुआ नहीं जो हमारा विजन था। बट अभी भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। वी ऑलवेज प्रपोज कि आप सिर्फ ड्रोन शो करो, फायरवर्क मत करो। आप ड्रोन फ्लीट्स को एक्सपेंड कर रही हैं, और क्या इस मिशन में स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज के यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर कॉलेजेस इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें किस टाइप की ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने चाहिए? सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप चाहे आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, आप चाहे कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, चाहे आप इवन डिज़ाइन में भी इंटरेस्टेड हो, तो ड्रोन्स में आप बहुत सारा करियर बना सकते हैं। बट आई गेस उसके लिए ना एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू लेट किड्स प्ले विद ड्रोन्स। तो आई थिंक हर कॉलेज में ना एक ड्रोन लैब होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाएं, ड्रोन बनाएं, तोड़ें, उड़ाएं, एंड वंस दे मेक इट्स वेरी एम्पावरिंग कि आपने कुछ बनाया, वो उड़ रहा है, इट इज़ डूइंग व्हाट यू वांट इट टू डू। तो वो एक एक्सपोजर देना, अपॉर्चुनिटीज़ तो जस्ट इमेंस है। आई वुड से कि ड्रोन्स इज़ लाइक एन ऑटो इंडस्ट्री। अभी आप देखो ऑटो इंडस्ट्री में आप हर टाइप का व्हीकल है, डेफिनेटली, है ना, छोटे से लेके बड़े से लेके। हाँ जी। तो ड्रोन्स भी वैसे ही होने वाले हैं। अभी ड्रोन्स इज नॉट इवन एट 1% ऑफ इट्स पोटेंशियल। फ्यूचर में आप ड्रोन्स को लॉजिस्टिक्स के लिए देखेंगे, आप मेडिसिन सप्लाई के लिए देखेंगे, आप एयर टैक्सी देखेंगे। एग्री में ऑलरेडी इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स आर यूज्ड ऑलरेडी, एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में हम यूज, इमिग्रेशन के फील्ड में भी यूज होने लगा है ड्रोन। अब डिफेंस आप कर ही नहीं सकते बिना ड्रोन्स के। अभी नो कंट्री कैन अफोर्ड नॉट टू हैव ड्रोन्स। So I think drones, India should take it much more seriously. Every college should take it seriously, and competition is good. Let's have more and more people come into drones, make startups, or even big companies are already coming. Reliance, Adani, L&T, they're Tata Advanced Systems. So they're all coming into drones. So I think it's an IT industry of what it used to be. It's so many jobs are going to be created in drones. Now, ma'am, how drones work? जब स्काई में एक साथ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ड्रोन्स एक पैटर्न बनाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? स्वम टेक्नोलॉजी और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम का क्या रोल होता है इस प्रोसेस में? मीन्स इतने सारे ड्रोन्स को रिमोटली वो एक जगह से बैठ के कंट्रोल करना एंड ऑल, हाउ इट विल? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यूजुअली क्या होता है कि हर ड्रोन पे एक जीपीएस रहता है, एंड इट्स आर्टिकेट जीपीएस, इट्स अ स्पेशल जीपीएस वेयर इट गिव्स यू प्रिसीजन इन सेंटीमीटर्स, एंड द जीपीएस जो है इट्स कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद द सैटेलाइट। तो उससे क्या कि ड्रोन कहाँ है वो उसको पता है विद द रेफरेंस ऑफ सैटेलाइट। वो इन्फॉर्मेशन वो बेस स्टेशन को कम्युनिकेट करता है। जैसे मैं अगर ड्रोन शो कर रही हूँ तो माई ड्रोन इज इन रियल टाइम टेलिंग मी वेयर इट इज। ओके, सो देयर इज अ लाइव कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द ड्रोन, एंड देन ड्रोन में भी एक कॉम्पोनेंट है जिससे डाउनलिंक है कि वो हमें बता पा रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है। और अब आप उसमें एक डिज़ाइन का एक एल्गोरिदम डाल सकते हो कि आपने एक स्क्रिप्ट डाल दिया है कि अभी आपने इस ड्रोन को बोल दिया इधर से जाओ, उधर जाओ, ये लाइट ऑन करो, इतनी स्पीड पे जाओ,
एंड जब आप उन सबको देखते हैं तो डिज़ाइन बन जाता है। एंड उसमें अब जब इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स उड़ा रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है सेफ्टी। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम एक फेंस जैसा क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे ड्रोन उड़ रहे हैं, पहली बात तो लोगों के ऊपर नहीं उड़ने चाहिए, थोड़ा दूर से लोग देखें। तो हम एक पहले जियो फेंस क्रिएट करते हैं। तो एवरी ड्रोन नोज कि मेरे को यहाँ से बाहर नहीं जाना है इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वो उस ग्रुप में ही रहेगा, उसी ग्रुप में रहेगा। अगर क्योंकि ड्रोन्स भी बच्चे जैसे हैं ना, मना करो तो क्रॉस करेंगे कई बार। तो वंस यू दे क्रॉस तो उनको एक वार्निंग मिलती है कि आप अभी फेंस क्रॉस कर रहे हो, तो एंड यू आर आस्क्ड टू कम बैक। वो नहीं सुनते हैं, दूसरी फेंस में जाते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि आपके सेंसर की रीडिंग्स गड़बड़ हो गए, आपको आना है। अगर वो थर्ड लेयर क्रॉस करते हैं तो फिर एक कमांड जाती है, ऑटोमेटिकली फेड है ड्रोन के ऊपर विदाउट माई इंटरफेरेंस, कि वो ड्रोन को हम गिरा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली कोड किया हुआ है ड्रोन पे, जैसे ही आपने फेंस क्रॉस की आपके मोटर बंद कर दिए जाएंगे, तो ड्रोन वहीं गिरेगा। तो ये डैमेज भी हो जाते हैं, हो जाएंगे, पर उससे ये कि सेफ्टी है कि ड्रोन कभी बाहर नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, बिकॉज वो एक सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये सेफ्टी फीचर, इनफैक्ट जब हम ज़मीन पे भी ड्रोन रखते हैं शो के पहले, हम लोग कुछ 16 हेल्थ पैरामीटर चेक करते हैं ऑटोमेटिकली। एवरी ड्रोन विल चेक कि सारे सेंसर्स IMU ठीक है, मोटर ठीक है, सारा जब ठीक हो जाता है, मान लीजिए उसमें कोई ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई हिल गया सेंसर, तो जो ड्रोन का पैरामीटर नहीं क्लियर होता है वो उड़ेगा नहीं। तो कभी भी आप शो देखो, एक दो ड्रोन मिसिंग दिखेंगे, तो वही ड्रोन है जो उड़े नहीं है। तो इसकी वजह से क्या कि फेंस क्रॉस करने वाले रेयर होते हैं, तो जो ख़राब हैं शुरू में ही सेपरेट हो जाते हैं। एंड बहुत रेयरली होता है कि कोई ड्रोन को वो सुसाइड करेगा ड्रोन। ओके। एक ड्रोन शो के लिए ड्रोन्स को कैसे प्री प्रोग्राम किया जाता है? क्या आप बता सकती हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर, सेंसर, GPS और लाइट का यूज़ होता है, और इन सब की सिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करती है? लाइक हमने ये भी देखा है ड्रोन शो में कि डिफरेंट कलरफुल होता है, एक इमेज बनी वो कलरफुल बनी, कुछ ड्रोन्स में डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, इमेज वो एक ही है। तो कैसे ये चीज़ें कैसे सेग्रीगेट होती हैं? तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिज़ाइन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप हमें कोई डिज़ाइन देंगे, उसका एक एनिमेशन क्रिएट होगा। वंस द एनिमेशन इज़ क्रिएटेड तो एक सॉफ्टवेयर उसकी प्रोग्रामिंग करता है। ओके। तो पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग होती है वो पहले डिस्टेंस की होती है कि ये 15 मिनट में ड्रोन ने इधर 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 जाना है और वापस आना है। उसके साथ वो हर स्टेज पे क्या स्पीड और क्या लाइट चेंज होगी वो भी प्रोग्रामिंग होती है। तो ये प्रोग्रामिंग में आप ये तीनों फैक्टर डाल रहे हो, फिर ये सारा प्रोग्राम करके वो अब ड्रोन के ऊपर डाल देते हो, लाइक उसकी मेमोरी में आपने भर दिया है। तो अब ड्रोन को पता है कि स्टेज 1 है कि मुझे टेक ऑफ लेना है, फिर मुझे उस लोकेशन पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, इतने हाइट पे जाना है, इतने स्पीड पे जाना है। एंड ईच स्टेज में लाइट इज़ कोऑर्डिनेटेड अलॉन्ग विद द GPS कोऑर्डिनेट्स। तो वाइल इट्स ट्रैवलिंग इट्स ऑल्सो टॉकिंग टू द सैटेलाइट कि ओके अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट नाउ has to happen for all the drones, whether you are talking about 100 or 200, 500, 5000, so same process रहता है। And all of these drones are controlled by single computer. So computer में आपको दिखते रहता है कि किस स्टेज पे अभी शो गया है एंड क्या क्या फेलियर्स माइट बी कमिंग। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि पहले प्रैक्टिस करते हैं। जब ड्रोन जाता है तो हम बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। पहले सारे ड्रोन ओके हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है, एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होता है, पूरा का पूरा शो आप पहले रिपीट करके देखोगे सब ठीक चल रहा है। फिर हम उसको म्यूज़िक से भी सिंक करते हैं कि नीचे कंसोल पे एक मैचिंग म्यूज़िक भी डाला जाता है ताकि जो ऑडियंस है उसको एक इवेंट जैसे दिखाई प्रॉपर दे, एंटरटेन कर पाए चीज़ों को, ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर तो पाए। वो एक डिज़ाइन देख रहे हैं और उसके मैचिंग एक म्यूज़िक भी चल रहा है साथ में। एक्सपेंसेस एंड स्केल की हम बात करें ड्रोन शो के अंदर, सो ड्रोन शो का एवरेज कॉस्ट कितना होता है, और क्या ये ड्रोन काउंट करता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, और डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है? कैसे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं? certainly number of drones play quite a bit role and the cost is mostly of building a drone because आप जब ड्रोन बना रहे हैं these components are slightly expensive।
कि अगर GPS अगर आप बना रहे हैं तो ये चिप्स ही, एक चिप कुछ 10,000 रुपये की एक चिप आती है और आपको सब ड्रोन्स में वो चिप लगानी है, बेस स्टेशन पे लगानी है एंड मोटर्स हैं। तो अगर आप मोटर्स भी देखो तो क्वाइट एक्सपेंसिव, $10-12 की आपको पड़ेंगी। तो ड्रोन पर से का कॉस्ट काफ़ी हो जाता है, ऑपरेशन का कॉस्ट हो जाता है बिकॉज इंजीनियर्स आर रनिंग द शो। बट अभी हमने बहुत कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर लिया है, उसकी वजह से हम लोग कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस कर पाए। हम इनफैक्ट अभी हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी ये टेक्नोलॉजी लेके गए हैं। एंड आई ऑलवेज से इट इज़, पहले हमें लगता था कि ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, एलीट्स के लिए है, पर अभी जब भी हम शो करते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं एंड उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं, दे वांट किड्स टू अंडरस्टैंड। सो हमें थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि खाली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नहीं, इट्स इंस्पायरिंग कि लॉट ऑफ किड्स अंडरस्टैंड दैट इट इज़ something very powerful. So if you understand it's a robotics, it's a flying object, and you can build so much out of it. कि आज आप ड्रोन बना रहे हैं, कल आप सैटेलाइट बना सकते हैं। डेफिनेटली। सो मैम, द IMT पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म से देश के यूथ के लिए आपका एक गोल्डन सक्सेस मंत्र क्या होगा? I would say that technology is fun. Please be part of it. It is, I think India as a country is very aspirational. We want to be one of the top countries, and उसमें technology. So I would say कि I always say I invite people to explore technology, and it is really lot of fun. Struggle initially, but really one of the best thing you can do in life is just build something. थैंक यू सो मच सरिता मैम, आप आज IMT पॉडकास्ट के इस शो में आए और होपफुली हमारे जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हैं ये कन्वर्सेशन काफ़ी इंस्पायर करेगी सभी को। Thank you, सो thank you. मच। तो ये थी हमारी आज की बातचीत डॉक्टर सरिता अहलावत जी के साथ, जिनका विजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर लेकर जा रहा है। उम्मीद है ये कन्वर्सेशन ने आपको काफ़ी इंस्पायर किया होगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नई जानकारियाँ भी दी होंगी। ऐसे ही एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए द IMT पॉडकास्ट के साथ।